मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान बलराम दास जी टंडन, छत्तीसगढ़ के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान विष्णुदेव जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान गौरीशंकर अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीवर्य, सांसद श्री रमेश जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तो देश दीपावली के त्योहार में डूबा हुआ है। सब दूर दिवाली मनाई जा रही है और ऐसे समय मुझे छत्तीसगढ़ आने का अवसर मिला। मैं आप सबको दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा एक विशेष सौभाग्य है जब माताएं बहनें आशीर्वाद देती हैं तो आपकी कार्य करने की शक्ति अनेकों गुना बढ़ जाती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ से भाई दूज के इस त्योहार पर लाखों की तादाद में बहनों ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया है। विशेषकर मेरी आदिवासी बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इन सभी बहनों को नमन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई मां भारती के कल्याण के लिए, 125 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए आपके आशीर्वाद से कार्य करने में कोई कमी नहीं रखेगा। आज छत्तीसगढ़ के हमारे गवर्नर, हम सबके वरिष्ठ नेता सलाम बलराम दास जी का भी जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है जिसके लिए हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आज पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे बिहार की तरफ से, पूरे झारखंड की तरफ से हम सब अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। किसी राज्य की रचना इतने शांतिपूर्ण ढंग से हो, प्यार भरे माहौल में हो,
अपनेपन की भावना को और अधिक ताकत दे, उस प्रकार से हो आने वाली हर पीढ़ी को छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, झारखंड का निर्माण हो, उत्तराखंड का निर्माण हो, दीर्घदृष्टि से सबको साथ लेकर के हर किसी का समाधान करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का और मर्यादाओं का पालन करते हुए राज्य रचना कैसे की जाती है, ये वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वरना हम जानते हैं हमारे देश में राज्यों के निर्माण ने कैसी कैसी कटुता पैदा की, कैसा विखवाद पैदा कर दिया। अलग राज्य बनकर के विकास की यात्रा के बजाय अगर सही ढंग से काम नहीं होता है तो हमेशा हमेशा वैर भाव के बीज फलते फूलते रहते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि वाजपेयी जी जैसा महान नेता, उन्होंने हमें छत्तीसगढ़ दिया। कौन सोचता था कि 16 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना, किसने सोचा था कि हिंदुस्तान के राज्यों की विकास की यात्रा में ये आदिवासी विस्तार वाला नक्सल प्रभावित इलाका भी हिंदुस्तान के विकसित राज्यों के साथ भी टक्कर लेगा और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगा। तेरह साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला है। और हम लोगों का मंत्र रहा है विकास का। देश की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग से हो सकता है, और वो मार्ग है विकास का। हमें जहां जहां सेवा करने का अवसर मिला है, उन सभी राज्यों में और वर्तमान में भारत सरकार में हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने का पूरा समर्पित भाव से प्रयास कर रहे हैं। आज मेरा ये भी सौभाग्य है कि हम सबके मार्गदर्शक, जिनके चिंतन की आधारशिला पर, उनके चिंतन के प्रकाश में हम हमारी नीतियां बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं और समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान के कल्याण के लिए हम पवित्र भाव से, सेवा भाव से अपने आप को खपाते रहते हैं। वो हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी ये जन्म शती का वर्ष है, और हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में साल भर सरकारें, समाज,
स्वैच्छिक संगठन गरीबों के कल्याण के कार्यक्रमों पर अपना समय केंद्रित करें। आज उस महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का मुझे लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला और जनपद से राजपथ तक एकात्म पथ का भी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का एक परिचय एक शब्द में अगर करना है तो है एकात्मता। वो एकात्म पथ का निर्माण किया है। मैं आज सुबह जब से आया हूं, हर जगह पर जाकर के योजनाओं को देख रहा था। बड़े मन को प्रभाव पैदा करने वाली योजनाओं की रचना हुई है, निर्माण कार्य उत्तम हुआ है। और आज नहीं, जब 50 साल के बाद कोई छत्तीसगढ़ आएगा, नया रायपुर देखेगा, एकात्म पथ देखेगा, तो उसे लगेगा कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य भी क्या कमाल कर सकता है, आदिवासी इलाका भी कैसी एक नई रौनक ला सकता है। इसका संदेश कि आज एक प्रकार से शिलान्यास हुआ है। 21वीं सदी छत्तीसगढ़ में आज जो नींवें रखी जा रही हैं, आज जो योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, गरीब से गरीब के कल्याण के कार्यों को बल दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया के द्वारा यहां की जो प्राकृतिक संपदा है उसे मूल्य वृद्धि करके भारत की अर्थव्यवस्था में भी बल देने का प्रयास छत्तीसगढ़ की धरती से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों द्वारा, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह जी की टीम के द्वारा जो काम हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी शताब्दी भर रहने वाला है। ये ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जो छत्तीसगढ़ का भाग्य बदलने वाली है। इतना ही नहीं, वह हिंदुस्तान का भाग्य बदलने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करने वाली है। मुझे आज डॉक्टर रमन सिंह जी अपने प्रिय प्रोजेक्ट जंगल सफारी में भी घूमने के लिए ले गए थे और लग रहा था टाइगर उनको पहचानता था। आंख में आंख मिलाने के लिए चला आया था। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग, देश के अन्य भागों से भी टूरिज्म की दृष्टि से ये प्राकृतिक माहौल में तैयार किया गया जंगल सफारी को देखने के लिए लोग आएंगे। टूरिज्म के विकास की बहुत संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ के पास टूरिज्म को बल देने के लिए अंतर्निहित बहुत सी ताकत पड़ी हुई है। यहां की शिल्पकला टूरिज्म के आकर्षण का एक महत्व का अंग होती है। यहां के जंगल, यहां की प्राकृतिक संपदा, टूरिस्ट लोग आज बैक टू बेसिक की तरफ जाने के मूड के बने हैं। जब उनको इको टूरिज्म के लिए इनवाइट किया जाए तो एक बहुत बड़ी संभावना छत्तीसगढ़ के जंगलों में इको टूरिज्म की पड़ी हुई है। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कम से कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।
एक कारखाना में लगाने में जितनी पूंजी लगाएं, उससे जितना को रोजगार मिलता है, उससे 10वें हिस्से की पूंजी लगा करके अधिक लोगों को रोजगार टूरिज्म से मिलता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, गरीब से गरीब कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, फल फूल बेचने वाला कमाएगा, चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। ये गरीब से गरीब को रोजगार देता है। और इसलिए ये नया रायपुर, ये जंगल सफारी, ये एकात्म पथ विकास के धाम तो है ही है, लेकिन भविष्य में टूरिज्म के डेस्टिनेशन बन सकते हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे लगातार इन चीजों का ब्यौरा दे रहे थे, मुझे विश्वास है जिन सपनों को उन्होंने संजोया है, वो बहुत ही निकट भविष्य में पूरा छत्तीसगढ़ की आंखों के सामने होंगे और रमन सिंह जी के नेतृत्व में होंगे। ये बड़े संतोष की बात है। भाइयों बहनों, मैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती की बात कर रहा हूं, तब इस देश में गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, केंद्र हो, राज्य हो, पंचायत हो या पालिका हो, हम सबने मिलकर के पूरी ताकत लगा करके गरीबी से मुक्ति का जंग कंधे से कंधा मिला करके लड़ना है। और गरीबी से मुक्ति का मार्ग गरीबी में जिनको जिंदगी गुजारनी पड़ी है, उनको सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से हो सकता है। अगर उससे शिक्षित किया जाए, उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के लिए औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, तो सिर्फ वो अपने परिवार की गरीबी हटाएगा ऐसा नहीं, वो अड़ोस पड़ोस के भी 2 परिवारों की गरीबी हटाने की ताकत उसमें आ जाती है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, उस दिशा में हमने काम को बल दिया है। हम जानते हैं गरीब बच्चों को सरकार की योजनाएं तो चलती हैं टीकाकरण की, आरोग्य के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मां पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी जागरूकता है, वहां के स्थानीय लोग थोड़े सक्रिय हैं, तो टीकाकरण हो जाता है। गरीब का बच्चा आने वाली बीमारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच प्राप्त कर लेता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में अशिक्षा है। गरीब मां को पता नहीं है बच्चे को क्या क्या टीका लगवाना होता है, और लाखों बच्चे सरकारी योजनाएं होते हुए भी, बजट का खर्च होते हुए भी टीकाकरण से बच जाते थे। हमने एक इंद्रधनुष योजना बनाई है। इस इंद्रधनुष योजना के तहत रूटीन में टीकाकरण होता है, वहां अटकना नहीं है। गांव गांव, गली गली, गरीब गरीब के घर जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए।
मेहनत पड़ रही है, लेकिन हमारे सारे साथी लगे हैं और लाखों की तादाद में ऐसे बालकों को ढूंढ के निकाला और उनका टीकाकरण करके उनके आरोग्य के लिए ताकत देने का प्रयास हमने किया है। सफलतापूर्वक अभियान चलाया है। सिर्फ योजना आंकड़ों से नहीं, परिणाम से प्राप्त करने तक जोड़ना, इस पर हमने बल दिया है। एक जमाना था पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस कनेक्शन की कूपन मिला करती थी और सैकड़ों लोग, बड़े बड़े लोग उन एमपी साहब के अगल बगल में घूमते रहते थे। कह रहे साहब जरा एक गैस कनेक्शन की कूपन दे दीजिए, घर में गैस कनेक्शन लाना है। बड़े बड़े लोग सिफारिश लगाते थे और कभी अखबारों में आया करता था कि कुछ एमपी तो ये गैस की कूपन ब्लैक में बेच देते थे, ऐसी भी खबरें आती थी। गैस कनेक्शन पाना कितना कठिन था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 10-15 साल पहले भी लोग इसकी चर्चा करते थे। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है कि मेरी गरीब माताएं जो लकड़ी के चूल्हे जला करके धुएं में अपनी जिंदगी गुजारती है, एक गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में हर दिन जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां अगर हर दिन उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा, उन बच्चों का क्या हाल होगा और मेरे देश के भविष्य का क्या हाल होगा। क्या हम हमारी गरीब माताओं को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते रहेंगे? क्या उनको उनके नसीब पर छोड़ देंगे? हमने बीड़ा उठाया है। आने वाले 3 साल में इन गरीब परिवारों में 5 करोड़ परिवारों में लकड़ी के चूल्हे और धुएं से मुक्ति दिला करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गैस का चूल्हा पहुंचाना और जंगलों को काटने से बचाना, लकड़ी लेने के लिए माताओं को जो मेहनत करनी पड़ती थी उससे बचाना, जब जरूरत पड़े तब बच्चों को खाना खिला सके ऐसी व्यवस्था देना, बड़ा पुरजोश हमने काम चलाया है। भाइयों बहनों, इसके मूल में एक ही विचार है, एक ही भावना है, देश को गरीबी से मुक्ति दिलाना। भाइयों बहनों, हम मेक इन इंडिया का अभियान चला रहे हैं। क्यों? हमारे देश के पास नौजवान हैं, इनके पास मजबूत भुजाएं हैं, दिल भी है, दिमाग भी है। अगर उनको अवसर मिले तो दुनिया की उत्तम से उत्तम चीज बनाने की ताकत ये हमारे नौजवान रखते हैं। उनको हुनर सिखाना है। अगर हुनर सिखाया, स्किल डेवलपमेंट किया, मेरे नौजवान अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत रखते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने स्किल डेवलपमेंट का अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्टर बनाया, अलग बजट आवंटित किया और पूरे देश में
सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उद्योग गृहों के द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा जो भी मॉडल जहां पर लागू हो सकता है लागू करके स्किल डेवलपमेंट का बड़ा अभियान चलाया है। ये स्किल डेवलपमेंट किसके लिए है? सुखी परिवार के बच्चे तो अच्छी अच्छी कॉलेजों में जगह पा लेते हैं, विदेशों में जा सकते हैं। ये गरीब का बच्चा है जो तीसरी कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक बड़ी मुश्किल से पढ़ता है और पढ़ना छोड़ देता है और फिर अनस्किल्ड लेबर के नाते जिंदगी गुजार देता है। हम ऐसे बालकों को ढूंढ ढूंढ करके स्किल डेवलपमेंट की ओर काम कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी सम्मान के साथ अपने हाथ के हुनर के बल पर अपना भविष्य निर्माण कर सके। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें देश को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। काम कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन देश का भला गरीबी की मुक्ति में ही है। अगर गरीबी से मुक्ति नहीं लाते, बाकी 50 चीजें कर लें, देश का भाग्य नहीं बदल सकता। और इसलिए हमारे अब पूरा जोर, पूरी ताकत गरीब के कल्याण के लिए लगी है। हमारा किसान परिवार बढ़ता चला जा रहा है, जमीन का दायरा कम होता जाता है, जमीन का बंटवारा होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। कम जमीन में पेट भरना, घर चलाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। किसी किसान के 3 बेटे हैं और बाप को पूछो क्या सोचा है तो कहेंगे एक बेटे को तो खेती में रखूंगा, 2 को कहीं शहर में भेज दूंगा, वो रोजी रोटी कमा लेगा। हमें हमारी कृषि को, हमारी खेती को वायबल बनाना है। छोटी जमीन में भी ज्यादा उत्पादन हो, मूल्यवान उत्पादन हो और प्राकृतिक आपदा में भी मेरे किसान को संकटों से जूझने की ताकत मिले, ऐसी अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था हो। किसान जो पैदा करता है उसको पूरे देश में मार्केट मिलना चाहिए। अड़ोस पड़ोस के कुछ दलाल व्यापारी उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके माल छीन ले, ये स्थिति बंद होनी चाहिए। और इसके लिए हमने इनाम से पूरे देश में एक मंडियों का ऑनलाइन नेटवर्क खड़ा किया है। अपने मोबाइल फोन पर किसान कहां ज्यादा दाम मिलता है वहां अपना माल बेच सकता है, ऐसी एक व्यवस्था को विकसित किया है। मैंने आज यहां देखा कृषि का स्टोर, इन्होंने भी इनाम की लोगों को समझ देने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ ने की है। पूरे देश में किसानों को एक समान मार्केट मिले, किसान की मर्जी से उसको दाम मिले, उस पर बल देने का काम किया है। आजकल प्राकृतिक आपदाएं, कभी अकाल तो कभी भयंकर बारिश, कभी फसल तैयार होने के बाद बारिश, किसान तबाह हो जाता है। पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरे देश के किसानों को सुरक्षा का एक गारंटी दिया गया है और बहुत कम पैसों से बीमा की योजना है। किसान से बहुत कम देना है, अधिकतम पैसा सरकार देगी, भारत सरकार देगी। अगर जून महीने में उसको फसल बोना है लेकिन जुलाई तक बारिश ही नहीं आई, उसने फसल बो ही नहीं पाया, तो फसल तो खराब नहीं हुई, तो उसको तो बीमा नहीं मिल सकता है। हमने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है कि प्राकृतिक संकट के कारण अगर वो बो नहीं पाया तो भी उसका हिसाब लगा करके
उसने 1 इंच भी जमीन बोई नहीं होगी तो भी उसके साल भर की आय का अंदाज लगा करके उसको बीमा का पैसा मिलेगा। पहली बार देश में ऐसा हुआ है। फसल तैयार हो गई, फसल तैयार होने तक बारिश सब अच्छा रहा। 16 आनी फसल हो गई, 100% हो गई। खेत में फसल का ढेर पड़ा है, बस 1-2 दिन में किसी का ट्रैक्टर मिल जाए, मार्केट में जाना ही जाना है, और अचानक बारिश आ जाए, पूरा फसल तैयार की गई बर्बाद हो जाए। अब तक ऐसा होता था तो इंश्योरेंस वाले कहते थे कि भाई तुम्हारी जब फसल खड़ी थी तब तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पैसा नहीं मिलेगा। हमने एक ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि फसल की कटाई के बाद ढेर पड़ा है और 15 दिन के भीतर भीतर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और नुकसान हो गया तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान को पैसा मिलेगा। यहां तक की व्यवस्था की। मेरे देश के किसान को सुरक्षित करना, साथ साथ किसान के लिए मूल्य वृद्धि करना। किसान जो पैदावार करता है उसकी मूल्य वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन हो। अगर वो आम पैदा करता है, अगर आम का अचार बनता है तो ज्यादा महंगा बिकता है। अगर वो टमाटर पैदा करता है लेकिन टमाटर का केचप बनता है तो ज्यादा महंगा बिकता है। वो दूध पैदा करता है लेकिन दूध बेचता है कम पैसा मिलता है। दूध से मिठाई ला करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। ये मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने कई ऐसे प्रकल्प शुरू किए, मैं अभी देख रहा था, जिसमें किसान जो पैदा करता है उसमें वैल्यू एडिशन हो। अगर गन्ना पैदा करने वाला किसान गन्ने बेचता रहेगा तो कमाएगा नहीं, लेकिन शुगर तैयार हो जाती है तो गन्ने का किसान भी कमाता है। और इसलिए हमारा बल गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, इनके सामर्थ्य को कैसा बढ़ावा मिले, देश विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे पार करे, उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बल देकर के आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि राज्यों और राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो। अगर एक राज्य ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ तो दूसरे राज्य का भी संकल्प बन जाना चाहिए, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी करके रहेंगे। अगर एक राज्य उद्योग की एक धारा को पकड़ता है तो दूसरा राज्य दूसरी धारा पकड़ के दिखा दे कि देखो मैं आपसे आगे निकल गया। हम स्पर्धा चाहते हैं राज्यों के बीच में, विकास की स्पर्धा चाहते हैं, और भारत सरकार इस विकास की यात्रा में जो तेज गति से आगे आना चाहता है, ऐसे सभी राज्यों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा हमेशा प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ भविष्य के विकास की जो भी योजना लाएगा, छत्तीसगढ़ जिन जिन योजनाओं को लाया है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार छत्तीसगढ़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी, और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ के इस राज्योत्सव के समय पर छत्तीसगढ़ के कोटि कोटि जनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग के लिए आश्वासन देता हूं, और आइए हम सब मिलकर के छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इसी एक शुभकामना के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।